चैप्टर का नाम क्या है, एक बार हमको बोल दो। एक चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले हम इस समीकरण को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि चर क्या होता है, तभी तो हम जानेंगे कि ये सब क्या होता है। तो धीरे धीरे करके एक एक शब्द को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। तो हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको नहीं भी आता है वो भी समझ सकता है। ठीक, देखो सबसे पहले हिंदी में तो हम बोलते हैं चर, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको वेरिएबल। वेरिएबल। और दूसरा नंबर में एक और पद होता है, क्या, एक और शब्द है अचर। ठीक, जब बोलेंगे तब लिखेगा, अभी सिर्फ और सिर्फ ध्यान यहां रहना चाहिए। हिंदी में बोलते हैं अचर और इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। देखो पहले इन दोनों को समझो, हम पहले भी बता चुके हैं कि क्या होता है, ये एक बार फिर से बता रहे हैं। चर क्या है, ये चर। देखो चर एक मतलब एक ऐसा चीज है ना जिसमें कि तुम बोल सकता है कि इसका एक फिक्स मान नहीं है, एक निश्चित मान नहीं होता है, इसका कुछ भी मान हो सकता है। जैसे तुम देखता होगा बाजार में एक ही चीज, जैसे कोई भी सामान है, ठीक, उसका दाम हमेशा क्या होता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, तो कभी ये सब होते रहता है। तो उसी तरीके से ये जो चर है, इसका भी मान कभी बहुत ही कम, कभी बहुत ही ज्यादा, कभी मतलब इसका मान फिक्स नहीं है। तो हम यहां पर लिखेंगे जिसका मान बदलता हो। फिक्स नहीं है क्या मतलब, बदलता है, इसका मतलब बदलता रहता है। वैसे इसको जो है डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट, एक्स वाई ए बी एफ जी डॉट डॉट डॉट। इससे हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। अब एक बात बताओ, ये जो x है या फिर y a b f g, क्या तुम ये बता सकता है कि ये जो b है इसका मतलब 2 होता है? कुछ भी बोल सकते है, इसको तुम 2 बोलेगा? नहीं। इसको 3 बोलेंगे क्या? नहीं। या इसको हम 10 बोलेंगे क्या कि इसका वैल्यू जो है वो 10 होगा? नहीं। इसका अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसका मान कभी 2, कभी -2, कभी 20, कभी 200, कुछ भी आ सकता है। इसका एक फिक्स्ड मान नहीं होता। इस वजह से इसको चर बोलते हैं और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट, जो कि है एक्स वाई ए बी सी एफ जी, कुछ भी ए से लेकर जेड तक में किसी भी चीज से हम इसको सूचित कर सकते हैं। अब तुम ही बताओ, अगर हमको एक ऐसा सिचुएशन दिया जाए जिसमें कि हमको कम से कम 4-5 चीजें पता नहीं है तीनों अलग अलग, एक चीजों को हम बोल देंगे कि चलो वो उसको मान लिए एफ, तो हर एक चीजों को एफ ही तो नहीं मान सकते, क्योंकि एक ही तरह की चीज हो जाएगी। किसी को एफ मानेंगे, किसी को ए, किसी को वाई, क्योंकि अलग अलग चीज होगा तो उसको उसमें मान हम अलग अलग देंगे। तो हमको पता चलेगा अच्छा एफ वहां पर ये है, बी यहां पर ये है, तो हमको पता चलेगा। ठीक, तो वेरिएबल समझे, जैसे हम एग्जाम्पल से ये भी समझ सकते हैं। कैसे? हम इसको इस तरह की चीजों को रोज देखते हैं क्या, कि हम बोलते हैं कि जैसे किसी से पूछते हैं, कोई दोस्त है उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, हमको नहीं पता है, हम बोल सकते हैं कि हमको नहीं पता है। या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि चलो मान लेते हैं कि तुम्हारे पास x रुपया है। मतलब कहने का क्या है कि x वो कुछ भी हो सकता है 10 रुपया होगा, हो सकता है 5 रुपया होगा। या फिर हम y मान लेते हैं, y मान लिए इसलिए क्योंकि हो सकता है y का भी एक फिक्स्ड मान नहीं होता, और हमको पता भी नहीं है निश्चित तौर पर कि उस सामने वाले व्यक्ति के पास कितना रुपए है, लेकिन हमको ये पता है। लेकिन हम इस तरीके से बोलते हैं कि जैसे छोटू के पास क्या कितना रुपए हैं हमको नहीं पता,
लेकिन हमको ये पता है कि अमन के पास 5 रुपए हैं और ये दोनों कहता है कि हम दोनों को मिला करके 8 रुपए हैं। इसके तीन तो हमको समझ में आ गया, अच्छा इन दोनों को मिला करके 8 रुपए है। तो जब अमन के पास 5 रुपया है तो इसके पास कितना? 3 रुपया। 3 रुपया। तो छोटू के पास कितना रुपए था हमको नहीं पता था, तो हम बोल सकते थे या बोल सकते हैं कि छोटू के पास कितना 100 रुपया है। मतलब हमको पता नहीं है, इस कुछ भी हो सकता है। तो उसी तरीके से हम इन सब में से किसी को भी ले सकते हैं और इसका मान बदलते रहता है। ठीक, एस लेके जट तक किसी को ले सकते। हाँ, चर समझ गया। चलो ऐसा भी हो सकता है। इसमें देख लो, इसमें आ लग गया है, अ मतलब नहीं, मतलब कि जो चर है वो तो है ही, यानी कि जिसका मान बदलता है। आ लग गया मतलब नहीं, नहीं तो इसका मतलब क्या कि जिसका मान नहीं बदलता है कभी भी। किसका मान नहीं बदलता है? पहले लिख लेते हैं, जिसका मान कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता है, उसे क्या कहते हैं? उसे अचर कहते हैं। जैसे हम जैसे 5, कोई भी नंबर ले लो, 5 एग्जाम्पल के लिए 5। बताओ ये जो 5 है, क्या कभी इस 5 का वैल्यू कोई अलग होता है? मतलब 5 के अलावा कोई और इसका वैल्यू इस संकेत का? नहीं। इसको 5 ही बोलेंगे। 5, जैसे ये 5 है, हमने 5 लिखा, हम सब जानता है ये 5 है। तो बताओ ये जो 5 है इसका मान बदल रहा है? किसी भी क्वेश्चन में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, अगर हम 5 लिखे 6 लिखे तो इसका मतलब 6 ही होगा। उसमें क्या ना, जब 4 का मतलब 1 2 3 तो उसका कैसे बदलता है? कॉल में जैसे 1 2 बताया, तो जैसे 2 मन है 4 में, तो उसका भी तो मन नहीं बदलेगा। किसका? 4 में। चर में मान बदलता है। कैसे? जैसे कैसे बदलता है? हमने तो बोला कि छोटू के पास x रुपया है, अमन के पास 2 रुपया है। हमने ये बोला, रुपा देखना ध्यान से, कि इन दोनों को मिला करके 8 रुपया है। तो बताओ x के जगह क्या होगा? तो हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू, अगर हमने 6 दिया तो 6 प्लस, अभी देखो x के जगह हम 6 लिख सकते हैं क्योंकि हमने बोल दिया कि x के प्लेस पे 6 दो, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। यहां पर x का मान क्या है? 6। तो 6 प्लस 2 8। इसमें नहीं हो सकता है कि इसमें अब तुम बताओ, 1 मिनट रुक जाओ। अगर किसी दूसरे व्यक्ति से कहेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति के सिचुएशन में किसी के पास हो सकता है कि 10 रुपया होगा, कितना? 10। और दूसरे व्यक्ति के पास कितना है हमको पता नहीं, तो हमने मान लिया A। ठीक, हमको ये बताया गया कि इन दोनों को मिला करके है कितना? 15 रुपए। तो बताओ A का मान क्या होगा? 5। तो यहाँ पर A का मान 5 है। या अगर हम यहाँ पर x लिखते तो तुम ही बताओ, यहाँ पर x का मान 6, यहाँ पर A का मान 5, या हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे। इसमें भी तो ऐसा कर सकते हैं। किसमें? इसमें अच्छा अभी बताते हैं, रुको तो सही। तो x बराबर 5 होगा, x बराबर 5 होगा। अब देखो, हम 5 प्लस 6, 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11 होगा। अगर हम 11 में ही 5 जोड़ें तो बताओ 5 ही तो ज्यादा करेंगे। यहां भी 5 ज्यादा किए, यहां भी 5 ज्यादा करेंगे क्योंकि 5 है इस वजह से। तो 5 ज्यादा यहां भी किए, 5 यहां भी बढ़ाएं तो यहां पर हो जाएगा 16। तो यहां भी 5 बढ़ाए हैं, यहां भी 5 बढ़ाए हैं, इसका मतलब यहां भी 5 ही है, इसका मतलब यहां भी 5 ही है। तो बताओ यहां पर मान बदल रहा है?
ये जहां भी जाएगा, अगर प्लस में है तो 5 बढ़ेगा, माइनस में है तो 5 घटेगा। क्या इसके अलावा 5 का कभी 4 वैल्यू नहीं हो सकता है, मतलब ठीक। लेकिन यहां पर x का मान कभी 6 हो जाता है, तो कभी 5 हो जाता है, कभी कुछ भी हो जाता है। तो ये चर और अचर, समझा अच्छे से मतलब चर जिसका कि मान बदलता रहता है। कैसे बदलता है तो एग्जाम्पल में हमने देख लिया। रूपा समझ में आ रहा है। और अचर क्या होता है, ठीक इसके उल्टा, इसके विपरीत अ लग गया है ना। तो शब्द को भी अगर अच्छे से हमने पढ़ना सीख लिया तो हम समझ सकते हैं कि नहीं, यानी कि चर नहीं। अच्छा, जिसका कि चर क्या होता है, जिसका मान बदलता है। अच्छा, अचर क्या हो जाएगा, जिसका मान नहीं बदलता, जैसे कि 5, 6, एनी नंबर। ठीक है, ये समझ में आया अच्छे से, बोलो। तो इसको नोट करो। और हम अब समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हिंदी में बोले तो बीजीय व्यंजक। हाँ, तो समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब कि बीजीय व्यंजक। तो लिखो तीसरा नंबर, तीसरा पॉइंट है हमको समझना क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलो तो, एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और हिंदी में बोलेंगे अगर तो इसको क्या बोलेंगे, बीजीय। बीजीय इसलिए क्योंकि इसको बीज गणित बोला जाता है, ठीक। बीजीय व्यंजक, देखो समझो, ये जो बीजीय है ये अलजेब्रिक, अलजेब्रा, ठीक। मतलब अलजेब्रा वाला चीज एक्सप्रेशन हमको समझना। अलजेब्रा क्या है बोलेंगे तो समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तुमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, जोड़ पढ़ा है, घटा पढ़ा है, सब्ट्रैक्शन, गुना पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन। बोलो, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। हाँ, गुना को मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं और भाग को डिवाइड, डिवीजन। हाँ, तो अब समझते हैं क्या हमने पढ़ा है इस तरीके का चीज, 2 + 2 = 4 पढ़ा है। तो यहां पर अचर, यहां पर भी अचर है। हमने इस तरीके से भी चीजों को पढ़ा है, 4 - 2 = 2 पढ़ा है। ये पहले हमको बताओ कि इस तरह की चीजों को तुम सब पढ़ा है या नहीं, पढ़ा है। और इस तरीके का भी, जैसे कि बोर्ड मास में तुम पढ़ा होगा 2 × 2 - 2, उसके बाद डिवाइडेड 1। तो तुम सब इस तरीके से भी पढ़ा है, मतलब कि गुना माइनस भाग, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, तीनों चीजें एक साथ हो, इस तरीके का चीज पढ़ा है। और सॉल्व करना भी सीखा है कि सबसे पहले हम लोग अगर यहाँ पर गुना, माइनस और भाग रहे तो तीनों में से सबसे पहले भाग का क्रिया करते हैं। तो 1 से जब 2 में भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, -2 × 2 मतलब कि 2 × 2। तो अब गुना और घटा बचा हुआ है, तो सबसे पहले गुना, तो 2 × 2 4 - 2, तो 2 हो गया आंसर हमारा। तो इस तरीके का चीज हमने बहुत सारा पढ़ा है, इतना पढ़ा है कि मतलब इसको क्या करेंगे बोलते हैं फूकेंगे तो उड़ेगा, ऐसा, ठीक। तो ये सब पढ़े हैं। तो हम ये समझते हैं कि ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अब ये समझते हैं। देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चर और अचर के कॉम्बिनेशन से बनता है। कॉम्बिनेशन यानी कि चर और अचर एक साथ अगर जोड़, घटा, गुना, भाग के चिन्ह से जुड़ा हो तो उसको बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक। इसको मिटाए, इस तरीके का चीज तुम सब पढ़ा है। अब हम समझ लेते हैं अच्छे से क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इतना बड़ा मतलब कोई चीज नहीं है, बस ये है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं एक बार, चर और अचर के युग्म, चर और अचर के
युग्म से, दोनों मिलकर, दोनों साथ मिलकर के युग्म से जो बनता है उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक कहते हैं। मतलब साथ चर और अचर मिलकर जो बनता है उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। मिलेगा कैसे? अब इधर लाइन किया जा रहा वही तो बोल रहे हैं कि दोनों मिलकर, दोनों साथ मिलकर युग्म। तो हम यू मतलब दोनों मिलकर लिख सकते हैं। हाँ, चर और अचर मिलकर जो बनता है उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। देखो मिलेगा कैसे दोनों साथ? देखो चर जैसे x है तो ये प्लस के चिन्ह से जुड़ सकता है। के युग्म अगर यहां लिख सकता है थोड़ा सा, अगर प्लस माइनस गुना भाग चिन्ह से चिन्ह के साथ जुड़कर, चिन्ह के साथ जुड़कर जो बनता है उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। देखो जुड़ेगा कैसे? कोई चीज जुड़ता है तो किसी ना किसी चीज के साथ मिलकर जुड़ता है, तो ये जुड़ेगा कैसे? तो देखो x एक चर है, रूपा x एक चर है। हम क्या बोले उतारने के लिए? नहीं, कौन उतार रहा है अभी? x को क्या बोलेंगे? ये चर है। अगर इसके साथ एक अचर पद जुड़ जाए, x के साथ एक अचर पद जुड़ा, मतलब चर और अचर दोनों साथ मिला हुआ है, तो ये दोनों साथ मिलने से जो बना ये पूरा का पूरा ये एक चीज, ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक। ये एक हमारा व्यंजक है, जैसे हम लिख रहे हैं। ठीक, ये हमारा एक्सप्रेशन है। जैसे हम डाल दीजिए ना। ठीक, ये हमारा एक्सप्रेशन है। हमने पढ़ा है y+4, ये भी हमारा एक एक्सप्रेशन है ना, क्योंकि चर और अचर से मिलकर बना है। 4 × y गुना करेंगे तो होगा 4y, ये भी तो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, बीजीय व्यंजक। व्यंजक, जब भी मैं व्यंजक बोलूं तो दिमाग में ये रखना है कि चर और अचर से मिले के दोनों मिलकर मिलेगा कैसे? प्लस चिन्ह, माइनस चिन्ह, गुना, भाग, ये सब में से कोई भी एक चिन्ह मिल करके जो बनेगा चर और अचर मिलके, वो होता है हमारा एक्सप्रेशन, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे 4 × y हो गया, या हो सकता है कि 4 - y, हो सकता है 4 ÷ y। तो चर और अचर साथ में मिलकर अगर कोई चीज बना रहा है तो उसको बोलते हैं व्यंजक। ये व्यंजक समझ में आया? चर और अचर के साथ प्लस माइनस गुना भाग चिन्ह के साथ जो जुड़कर बनता है उसको बोलते हैं व्यंजक। किस किस से मिलकर बनेगा? प्लस, हाँ। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात है, एक बात ध्यान दो कि हमने अभी इसमें भी एक ही चर है, 2 नंबर में भी एक ही चर, 3 नंबर में भी एक ही चर दिए हैं, तो जरूरी नहीं है कि एक ही चर हो। ठीक, जरूरी नहीं है कि एक ही चर हो, इसमें बहुत सारे चर हो सकते हैं। 4 + y + x, इसमें 2 चर और 1 अचर है, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही चर हो या 2 ही चर हो, बहुत सारे चर हो सकते हैं, एक से ज्यादा चर हो सकते हैं व्यंजक के अंदर। तो ये व्यंजक समझ में आया? ऐसे लिख सकते हैं चर और अचर के दोनों मिलकर जोड़ या घटा गुना भाग। नहीं, ऐसे लिखना है। ये समझ में आया? और एक बात यहाँ नोट करके मैं लिख देता हूं, जरूरी नहीं है कि व्यंजक में, इंग्लिश में क्या, एक्सप्रेशन, मतलब चर और अचर, क्या
चर और अचर, मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट जो है दोनों साथ मिलेगा, प्लस चिन्ह से या माइनस चिन्ह से या गुना और भाग चिन्ह से जो मिलकर बनेगा उसको बोलते हैं बीजीय व्यंजक। मतलब ये लिख लो, ठीक। अगर तुम सबसे पूछा जाए बीजगणित क्या होता है तो तुम सब क्या बताएगा? चर और अचर से मिलकर जो बना है। चर और अचर से जो मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं व्यंजक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। सिर्फ व्यंजक बोलेंगे। बीजगणित जिसमें, वही तो पूछ रहे हैं कि बीजगणित क्या होता है, मतलब अलजेब्रा क्या होता है। अलजेब्रा मतलब हिंदी में बोलते हैं बीजगणित, उसी का मतलब पूछ रहे हैं कि क्या होता है। तो अंक मतलब देखो ऐसे बोलेगा, गणित की एक ऐसी शाखा या हम अभी अलजेब्रा नहीं पढ़ा रहे हैं, हम सिर्फ पूछ रहे हैं जिसमें अंक के जगह क्या यूज करते हैं? अक्षर। ठीक, कोई भी हिंदी में भी जो है अ ब स कुछ भी ये सब जो होता है, वैसे जनरली हम अ ब स ये सब यूज नहीं करते हैं, हम इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है उसको यूज करते हैं। तो मतलब अंक के जगह पर अक्षर का यूज करते हैं, जैसे ए बी एक्स वाई जेड, इन सब का यूज करते हैं अंक के जगह। ठीक है, जिसको कि हम चर भी बोलते हैं, वेरिएबल भी बोलते हैं, सब बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको वो क्या होता है? वो होता है बीजगणित। क्या होता है? बीजगणित। तो हम बीजगणित आज नहीं पढ़ रहे हैं, हमको पढ़ना है समीकरण। ठीक है, हमको क्या पढ़ना है? समीकरण। सबसे पहले मैं सबको बता देता हूं कि पद क्या होता है। लिखो, पद इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टर्म। देखो, टर्म क्या होता है कि व्यंजकों के बीच प्लस या माइनस चिन्ह से वो अलग होता है। व्यंजक जैसे कि व्यंजक क्या होता है कि एक्सप्रेशन, जैसे कि ये अगर मैं लिखूं 2 + x, ये भी एक व्यंजक है, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यंजक एक्सप्रेशन वेरिएबल और कांस्टेंट मिलकर बना होता है। मिलेगा कैसे? प्लस से, माइनस से, या फिर इनटू या डिवाइड से। तो हमने यहाँ पर प्लस से इसको एक साथ लाया, तो ये जो एक साथ आया ये क्या है? ये एक व्यंजक है, एक्सप्रेशन है। हम इसको 2 × x, ये 2x हो जाएगा जब इसको इंटू करेंगे तो ये जो 2x है ये भी एक व्यंजक है, क्योंकि ये अचर और चर दोनों से मिलकर बना है। तो ठीक है, हम तो व्यंजक समझते हैं। पद क्या होता है कि व्यंजक से मतलब बहुत सारे व्यंजक हैं, वो प्लस या माइनस चिन्ह से अलग होगा, सिर्फ और सिर्फ। जैसे यहाँ पर 2 + x है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें कितने सारे पद हैं, तो इस व्यंजक में सिर्फ 2 पद हैं, क्योंकि प्लस, देखो ये भी एक व्यंजक है, ये भी एक व्यंजक है, और ये प्लस चिन्ह से दोनों व्यंजक अलग है। तो ये पद तो हो गया 2 पद। गुणन में होगा। अब जैसे यहां देखो, पद कहता है कि सिर्फ प्लस या माइनस चिन्ह से अलग होगा, लेकिन यहां प्लस माइनस है, तो 2 × x लिखा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा एक ही पद है, 2x। हाँ, ये बीजीय व्यंजक है, लेकिन ये प्लस माइनस चिन्ह से अलग नहीं है, इस वजह से इसमें एक ही पद है। ठीक, तो जैसे और भी चीजें हैं, जैसे कि 2x / y, ये इसमें कितने पद हैं? इस व्यंजक में, इस एक्सप्रेशन में कितने सारे पद हैं? नहीं, डिवाइड है ना। पद कहता है सिर्फ और सिर्फ प्लस या माइनस चिन्ह से अलग होगा व्यंजक, लेकिन यहाँ तो डिवाइड सिंबल है,
तो इसमें भी एक ही पद है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे इसको दायां साइड वाले को हर बोलते हैं और इसको अंश बोलते हैं। इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर और इसको इंग्लिश में डिनोमिनेटर। तो अंश जो है वो ऊपर चला जाएगा और हर जो है नीचे आएगा। तो बताओ कितने सारे पद हैं इसमें? ये दोनों चीजें एक ही है, तो इसमें भी एक पद हैं। तो जब भी पूछा जाए इसमें कितने टर्म हैं, तो तुम सब बता पाओगे कि इसमें कितने सारे टर्म हैं। सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस चिन्ह से अलग होता है पद। लिख लो, प्लस या माइनस चिन्ह से अलग होंगे चाहे अक्षर हो या अंक, चाहे अक्षर हो या अंक। प्लस या माइनस चिन्ह से अलग होंगे चाहे अक्षर हो या अंक। तो प्लस चिन्ह के बाएं एवं दाएं दोनों तरफ एक एक पद हम गिनेंगे। ठीक, वो प्लस माइनस चिन्ह से अलग होगा। ठीक है, तो इतना सा सब नोट कर लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? समीकरण, इंग्लिश में इक्वेशन। चलो लिखो यहां पर समीकरण। देखो समझते हैं कि समीकरण क्या होता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? बोलो सब, इंग्लिश में समीकरण बोलेंगे। इक्वेशन बोलो, इक्वेशन। रूपा बोलो, इक्वेशन। इक्वेशन, इक्वेशन। ठीक है, इसको समीकरण बोलेंगे। देखो समीकरण क्या होता है, हम जानते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन क्या होता है जानते हैं ना हम लोग पढ़े हैं इसके बारे में। व्यंजक जिसको बोलते हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है? मतलब जो चर और अचर से मिलकर बना होता है। सही है। व्यंजक का अगर मान दिया हो, मतलब जैसे एक व्यंजक दिया है, ठीक, उसके बराबर में अगर कुछ एक मान दिया हो तो उसको बोलते हैं समीकरण। नहीं समझा? नहीं समझा ना। जैसे एक एक्सप्रेशन है, जैसे ये व्यंजक, व्यंजक पता है चर और अचर से मिलकर बना होता है। तो व्यंजक का अगर मान दे दिया जाए तो उसको बोलेंगे हम समीकरण। मतलब एक व्यंजक है, एक व्यंजक यहां पर दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि इसके इक्वल में एक मान दिया है। जैसे देखो 2x + 3, 2x + 3 ये एक व्यंजक है, बीजगणितीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका एक मान दे दिया जाए, ये इस व्यंजक का एक मान दे दिया जाए तो उसका अगर एक मान दे दिया जाए अंक में कि इस पूरे का जो मान है वैल्यू वो है 10 दे दिया है। ठीक है, तो अब ये समीकरण बन गया। मतलब एक व्यंजक था, उसके बराबर में एक खास मान दे दिया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं समीकरण। है, ये दोनों हम ऐड करेंगे। ऐड वही चीज होगा जो सेम हो। तो ये दोनों चीजें सेम है, इसमें x है नहीं। ये एक व्यंजक था, हम इसको जोड़े नहीं हैं, 2 3 10 ऐसा नहीं किए हैं। ठीक, जैसे 2x + 3, जैसे x + 3 है इज इक्वल्स टू, हमने बोला कि इसका जो है पूरा का पूरा मान जो है वो 4 है। तो x के प्लेस पे क्या होगा? 1। तब उसका तो हम क्या किए, ये एक व्यंजक था, ये एक व्यंजक है, इसका मान हमने दिया 4। हम इसको जोड़े हैं क्या? नहीं।
तो हम यहां पर इस व्यंजक का मान दिया है 10। तो एक व्यंजक का एक खास मान अगर दे दिया जाए, मतलब एक व्यंजक है उसके बराबर में कुछ एक खास मान दे दिया जाएगा ना, तो उसको बोलेंगे समीकरण। समीकरण में सिर्फ और सिर्फ व्यंजक नहीं होता, समीकरण के अंदर एक व्यंजक होता है और व्यंजक का मान होता है, जो कि बराबर चिन्ह के दिखाते हैं, बराबर चिन्ह के दूसरी तरफ दिखाते हैं हम लोग। तो ये जो 10 है इस व्यंजक का एक मान है ना। तो इसको बोलते हैं समीकरण। ठीक, समझ में आया? हिंदी में लिख दीजिए जैसे समझ में आया? पहले ये बताओ। अगर लिखना चाहो तो तुम लिख सकता है कि बीजगणितीय व्यंजक के बराबर समीकरण बन जाता है। देखो अभी एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि व्यंजक और समीकरण में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। एक बात बताओ तुम, अगर व्यंजक, देखो व्यंजक क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जैसे कि 2x लिखा है तो ये एक व्यंजक है, या x + 2 लिखा है तो ये भी एक व्यंजक है। तो तुम बताओ हमको कि क्या तुमको अगर कोई भी व्यंजक दे दिया जाए, कोई भी व्यंजक, क्या तुम उसमें जो चर है उसका तुम मान बता सकता है? चर का? हाँ, एक व्यंजक दिया है 2x, x + 2 भी एक व्यंजक है, तो बताओ x + 2 में x का क्या मान है? कुछ नहीं। अगर हम तुमको x + 3 = 4 दिया है, यह है समीकरण। क्या है? यह है समीकरण। ठीक, तो तुम बताओ हमको कि अगर समीकरण देंगे हम, अगर पूछेंगे तब कि x का मान क्या होगा, तो तुम बता सकता है कि x = 1 होगा। लेकिन अगर हम पूछे व्यंजक, व्यंजक में उसमें जो चर है, चर क्या है? x है, यहां भी x है, तो इस चर में इसका तुम मान बता सकता है? कोई भी व्यंजक दिया है और तुमसे पूछा जाए कि उसके चर का मान क्या होगा, तो x व्यंजक से तुम चर का मान बता सकता है? कैसे बताएगा? 2x में x का क्या मान है बताओ? कुछ नहीं। बोलो, ये मत सोच लेना यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ 1 लिखेंगे तो 2 × 1 2 हो जाएगा। हम 2 भी दे सकते हैं। तो x के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है। हम ये नहीं बोल सकते कि x का एक खास मान 1 ही होगा या फिर 2 ही होगा। तो इस वजह से हम व्यंजक में जो चर दिया है उसका मान नहीं बता सकते हैं ना। लेकिन अगर एक समीकरण दे दिया जाए, समीकरण तो व्यंजक से ही बना है, मतलब व्यंजक का एक खास मान दे दिया जाए, ये एक व्यंजक है, इसका एक खास मान दे दिया, तो अब हम इस व्यंजक का मान, मतलब इस व्यंजक का मान दे दिया, तो अब हम इसमें जो चर है उसका मान बता सकते हैं, जो वेरिएबल है उसका मान बता सकते हैं कि नहीं? तो इस वजह से, हाँ, तो इस वजह से व्यंजक में दिए हुए चर का मान हम नहीं बता सकते हैं। अगर उसका एक खास मान दे दिया, जैसे ये 2x + 3 एक व्यंजक है रूपा, 2x + 3 एक व्यंजक है, क्योंकि चर अचर से मिलकर बना है और इसमें 2 पद भी है, पद मायने नहीं रखता, तो ये एक व्यंजक है। और इस पूरे व्यंजक का मैंने बताया कि इस पूरे व्यंजक का जो मान है वो है 10। क्या है? 10। अब तो तुम फटाफट मुझे बता सकते हो कि x का मान होगा क्या? हम बता दें। बताओ x के जगह क्या होना चाहिए, जिससे कि ये जो है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब जो दाया तरफ है, सॉरी बाया तरफ, इसका मान 10 हो जाना चाहिए, तभी तो ये दोनों बराबर होगा। रूपा बताओ कि x का मान हम क्या दें जिससे कि ये पूरा का पूरा 10 हो जाए? ये तो समीकरण है, ये तो बता सकते हैं ना। ये एक समीकरण है, तो समीकरण में एक खास मान दिया होता है, तो हम बता सकते हैं वहां पर x का मान क्या होगा, या फिर कोई भी वेरिएबल है तो उसका मान क्या होगा। तो ज्यादा हो जाता है, जैसे 1 के दिए थे 21 में हो जाएगा। इसमें इसके बीच गुना का चिन्ह है। अभी हमने बताया था स्टार्टिंग में ही कि जैसे 2 × x, तो ये हो जाता है 2x। ठीक, तो 2 × 1, अगर 2x लिखा है तो दिमाग में ये रखना है कि 2 × 1,
सॉरी 2 इंटू एक्स, 2 प्लस एक्स को कभी 2x नहीं लिखा जाता है, माइनस में भी नहीं लिखा है। समझा? तो ये बात ध्यान रखो। और अगर 2 डिवाइडेड बाय x है तो ये तो है हर, ये है अंश, तो 2 बाय एक्स ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक, समझ में आया? और एक बात और बता देते हैं, इसको जो है ये जो 2 बाय एक्स है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स टू द पावर -1। अब ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, इसको मैं बताऊंगा एक्सपोनेंट वाला जो चैप्टर है उसमें, मतलब जो घात वाला चैप्टर है, घात और घातांक। ठीक, तो ये लिख लो, ये कुछ बातें हैं, इसको भी नोट कर लो, इसको भी नोट कर लो, इसको भी नोट कर लो। ठीक, हाँ इनके बीच की वो वाला बना है जो कहा 10 आएगा, वो वाला बना है तो 7/2 है। हाँ, 7/2। देखो 2 इंटू 7/2 अगर x के जगह पर रखते हैं तो देखो 2 से 2 कैंसिल, 7 + 3 10 हो गया। तो x का मान निकल के आ गया हमारा 7/2। तो इस समीकरण में दिए हुए चर का मान तो बताया जा सकता है, लेकिन व्यंजक में दिए हुए चर का मान नहीं बताया जा सकता है। क्यों? क्योंकि व्यंजक का हमको मान पता रहेगा तब तो हम उसके चर का मान बताएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूंगा कि छोटू के पास, वही वाला सेम टू सेम एग्जाम्पल मैं हर बार लेता हूं, कि अगर इसके पास ठीक है 5 रुपए है, अमन के पास कितना है हमको नहीं पता, हमको कोई आएगा पूछेगा कि अमन के पास कितना रुपया था, हम बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर अच्छा, इससे तो एक व्यंजक भी बना सकते हैं। कोई आके बोलेगा कि इन दोनों के पास, दोनों को मिला करके, इसका मतलब दोनों को जोड़ करके जो है वो है मान लेते हैं कितना, 18 रुपया। कितना? 18 रुपया। हाँ, यही इन्हीं दोनों में से किसी ने बताया हमको कि इसके पास है 5, और हमको कोई बताया कि अमन और छोटू को मिला करके 18 रुपया। तो हम इससे एक व्यंजक बना सकते हैं सबसे पहले कि 5, अमन के पास कितना है नहीं पता, तो मान लेते हैं b, तो 5 + b दोनों को मिला करके, 5 + b दोनों को मिला करके इस व्यंजक का मान दे दिया कितना, 18। b के प्लस पर हम अब हम तुरंत बता सकते हैं कि b = 13। इसका मतलब पता चल गया। अगर इस व्यंजक का मान नहीं दिया होता तो हम नहीं बता पाते ना b का मान क्या होगा। तो व्यंजक का एक मान दे दिया जाए तो वो समीकरण का रूप ले लेता है। अब समझ में आ गया होगा अच्छे से। रूपा, खास करके तुम सबको बोल रहे हैं, ये समझ में आ रहा है? व्यंजक समझ में आ गया, चर और अचर से मिलकर बना होता है। और व्यंजक का एक खास मान दे दिया जाए तो वो एक समीकरण का रूप ले लेता है। तो समीकरण समझ में आया या नहीं? आया। अब हम देखो, ध्यान दो इधर, इसको मिटाएं, इसको मिटाएं। तो मैं एक बात यहां पर लिख देता हूं, नोट करके लिख लेना है नीचे में तुम सबको, कि एक्सप्रेशन में दिए हुए वेरिएबल मतलब वेरिएबल को हिंदी में क्या बोलते हैं? चर। हाँ, तो एक्सप्रेशन में दिए हुए वेरिएबल का मान हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अगर, अब कहाँ लिखें, इसी चीज को मैं यहां लिख देता हूं, अगर हमें उस व्यंजक का एक मान बता दिया जाए, तो हम उस चर का मान निकाल सकते हैं।
अगर एक ही चर हो व्यंजक तो, का एक मन बता दिया जाए तो का भी दे सकते हैं ना। अगर एक ही चर हो तो, वहाँ ठीक। व्यंजक का एक मन का हो जाता है उस हमें हाँ, व्यंजक का एक मान। देखो इस तरीके से अगर कुछ भी का, की, को अगर ये छूट जाता है तो पढ़ने में समझ में नहीं आता है कि लिखा क्या था। इस वजह से हर एक चीज को लिखो। यही चीजें मैंने यहां भी लिखा है। मैं इसको मिटा दूं, मिटा दूं। अब देखो समझो, अब देखो समझो रैखिक समीकरण क्या होता है। समीकरण समझ गया, अब रैखिक समीकरण समझते हैं अच्छे से। वो भी बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना आसान है कि इसमें दिमाग उतना ज्यादा लगाने का है ही नहीं। ठीक, क्या समझते हैं हम? रैखिक समीकरण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। लीनियर, लीनियर इक्वेशन, रैखिक। अच्छा, एक इस नाम से ही तुमको पता चल रहा होगा, लीनियर मतलब लाइन वाला कुछ बात होगा, रैखिक रेखा वाला कुछ बात होगा। क्या? रैखिक समीकरण। समीकरण में कुछ ना कुछ एक रेखा की बात होगी। क्या? इस नाम से इतना तो पता चलता है। क्या? देखो समझो, देखो समीकरण समझ गया। अब देखो रैखिक समीकरण क्या होता है कि अगर उस समीकरण, समझो, हाँ लिखो, हम बता रहे तो समझते चलो। देखो रैखिक समीकरण क्या होता है कि अगर उस समीकरण से अगर तुम ग्राफ बनाएगा, क्या बनाएगा? अगर एक ग्राफ बनाएगा तो उसमें एक लाइन जैसा तुमको मिलेगा, स्ट्रेट लाइन, पूरा का पूरा सीधा लाइन मिलेगा। जरूरी नहीं है कि वो लाइन यहीं से स्टार्ट होता हो, ठीक, वो कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। ऐसे, ऐसे, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये भी एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। देखो ग्राफ, समीकरण से हम एक ग्राफ बना सकते हैं। अब कैसे बना सकते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अगर जब तुम एक समीकरण जैसे कि 2x + 3 = 9, ठीक, हाँ, चतुर्भुज। अब क्या हुआ वो सब बाद में। 2x नहीं तो सिर्फ x + y = 10। तो अगर तुम इस, ये भी समीकरण है, ये भी समीकरण है, ये भी समीकरण है, ये भी समीकरण है। तो जब तुम इससे, या फिर इस 9 को हटा के मैं यहां पर लिखता हूं y, ठीक, तो x और y का मान दिया, मतलब दो चर हमने यहां पर लिया है। तो देखो अगर तुम इस तरीके का एक समीकरण से तुम अगर एक ग्राफ बनाएगा, ये ग्राफ है ना ग्राफ, तो अगर तुम इस तरीके का, मतलब इसका ग्राफ बनाएगा तो जरूरी नहीं कि ऐसा 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 बने, बनाने के बाद पता चलेगा कि कैसा बनेगा। तो एक लाइन मिलेगा, वो कैसा भी बने, पूरा का पूरा एक लाइन मिलेगा, ऐसे मिले, कैसे भी मिले, ठीक, पूरा सीधा लाइन होगा, कोई कर्व लाइन, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा रेखा नहीं मिलेगा। ठीक, समझ में आया? समझ में आया? ये बात समझ में आया? मतलब कि अगर समीकरण का अगर एक ग्राफ बनाया जाए तो हमको एक रेखा मिलता है, चाहे वो इस तरीके का हो सकता है, वो इस तरीके का हो सकता है, वो इस तरीके का हो सकता है। इस वजह से हम लोग रैखिक समीकरण बोलते हैं। लेकिन एक बात सोचो, एक मिनट, पहले इसको कंप्यूटर को बंद करने दो हमको। रैखिक समीकरण समझ में आ रहा है ना? वो तो समझ गया हुआ है क्या इसमें? ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, अगर समीकरण दिया रहेगा, इक्वेशन दिया रहेगा, तो क्या हमेशा सिर्फ ग्राफ बनाएंगे हम तब पता चलेगा? मतलब कोई भी समीकरण जैसे x² + 2x + 3, ये भी तो एक ये तो बीजीय व्यंजक है।
अगर समीकरण, हाँ अगर समीकरण दे दे तो 6, ठीक है। तो अगर इस तरीके का कोई भी समीकरण होगा, या x² + 2 = y², ये तो ये भी एक समीकरण है। तो हमको अगर पूछा जाएगा बताओ ये रैखिक समीकरण है या नहीं, तो कैसे जानेंगे? हमेशा ग्राफ बनाते रहेंगे? नहीं, तो हमेशा ग्राफ नहीं बनाएंगे। एक तरीका है, क्या तरीका है कि अगर उस पूरे समीकरण में, जैसे ये पूछा जाए कि ये फर्स्ट नंबर समीकरण, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, अगर पूछा जाए कि इसमें से कौन कौन रैखिक है और कौन कौन रैखिक समीकरण नहीं है, तो चर पर अगर घात 1 हो, चर पर उस समीकरण में अगर चर पर अधिकतम घात 1, मतलब सब पर, हर एक चर पर, अधिकतम नहीं, अगर चर पर घात 1 हो तो वो रैखिक समीकरण होगा। ठीक, बताओ x पर यहाँ 1 पावर है, y पर यहाँ पर 1 पावर है, अगर यहाँ पर y पर पावर 2 दे देंगे तो ये रैखिक समीकरण नहीं होगा। दोनों चर पर, कितना चर है इसमें, हर एक चर पर घात 1 होना चाहिए, तब वो रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन। हाँ, और 2 नंबर वाला समीकरण, ये चर कितना है, x और y है, तो x पर पावर कितना, 1, y पर पावर कितना, 1, इस वजह से ये भी रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। अच्छा, 3 नंबर वाला इक्वेशन देखो तो, इसमें एक ही चर है x, ये भी x है, ये मत बोल देना इसमें 2 चर है, एक ही चर है, जो x है यहाँ पर, तो x पर पावर यहाँ 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो ये मत बोलना कि अब इसको क्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। हर एक चर पर होना चाहिए पावर 1, लेकिन इस पर है पावर 1, इस पर पावर है 2, इस वजह से ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। और 2 नंबर वाला तो ऐसे भी नहीं होगा, इसमें पावर 2 है ना, इसमें भी नहीं होगा, तो ये रैखिक समीकरण है नहीं है, तो ऐसे कट करेंगे, ये रैखिक समीकरण नहीं है। तो रैखिक समीकरण पहचानने का क्या तरीका है कि हर एक चर में, दिए गए समीकरण के हर एक चर में घात 1 हो, तो वो क्या होगा, रैखिक समीकरण होगा, लीनियर इक्वेशन होगा। अच्छा, ये बात समझ में आया? अब ग्राफ बनाने की कोई जरूरत, हम तो पहले भी बनाए हैं। तो ये पहले बात लिखेगा बाद में, लेकिन इससे पहले एक बात लिख लो। अगर समीकरण का ग्राफ बनाए, क्या बनाए, लिख लो फटाफट, लिखो। सब हिंदी में आप लिखो। हाँ एकदम लिख देते हैं, तुम लिखो। अगर समीकरण लिखो, अगर समीकरण का ग्राफ बनाए तो एक रेखा प्राप्त होती है, एक रेखा प्राप्त हो। अगर समीकरण का ग्राफ बनाए तो एक रेखा, अगर समीकरण का ग्राफ बनाए तो एक रेखा, ये अगर हटाओ, समीकरण का ग्राफ बनाए तो एक रेखा अगर प्राप्त होती है, अगर प्राप्त होती है, अगर समीकरण को एक ग्राफ बनाए तो एक रेखा। हाँ देखो कुछ इस तरीके का, ये सब लिख लिया। मतलब कि समीकरण का ग्राफ अगर बनाएगा तो अगर हमको एक लाइन प्राप्त होगा तो उसको क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण। दूसरा नंबर बात निकल के ये आया कि अगर एक समीकरण दिया है, हमेशा तो ग्राफ नहीं बनाएंगे, रैखिक समीकरण पहचानने के लिए हमेशा ग्राफ नहीं बनाएंगे। तो एक और तरीका है कि अगर समीकरण के प्रत्येक चर की घात सिर्फ 1 हो, ठीक, जैसे कि x + y = z, तो x पर पावर 1, x पर पावर 1, y पर पावर 1, z पर पावर भी 1, तो ये पूरा एक रैखिक समीकरण है प्रत्येक चर पर। लेकिन एक चर मिटा दे, सिर्फ यहाँ पर 2 लिखे, तो सिर्फ हमको देखना है x और y में, ये नहीं कि 2 to the power 2 है। ये मत सोचना कि यहाँ तो पावर 2 है तो ये रैखिक समीकरण नहीं है, नहीं, हमको सिर्फ चर पर देखना है कि उसका घात 1 है या नहीं। अगर 1 है तो वो रैखिक समीकरण